आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नेतन्याहू नफरत का वो चेहरा जिसने दुनिया भर में नफरत फैलाई और सुर्खियां खूब बटोरी, और जब ये सुर्खियां बटोरी गई तो दुनिया भर ने इनकी मजम्मत की। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। पर जब जो लोग पीठ थपथपा रहे थे, अब उनका हश्र क्या हो रहा है ये भी दुनिया देख रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बैक सपोर्ट इतना तगड़ा था नेतन्याहू का, उनके हटते ही नेतन्याहू पर किस तरीके से गाज गिरी और इजराइल की जनता ने ना कि उन्हें नकारा, और जो विपक्ष के लोगों ने मोर्चाबंदी की नेतन्याहू के खिलाफ, उसे देख करके बौखला उठे हैं नेतन्याहू और अपने जो युग का अंत देख रहे हैं। तो उस युग के अंत को देखते हुए हर हथकंडा अपना लेना चाहते हैं नेतन्याहू, जिससे उनकी जो सरकार है वो बच जाए और वो दोबारा से प्रधानमंत्री बन सके। एक बार जो युग का अंत हो रहा है उनके इस युग पर नजर डालते हैं। अपने ऐतिहासिक 12 साल के शासन के अंतिम दिनों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राजनीतिक मंच को चुपचाप नहीं छोड़ रहे हैं। लंबे समय से नेता अपने विरोधियों पर अपने मतदाताओं को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं और कुछ को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। नेतन्याहू का कहना है कि वे एक गहरी राजकीय साजिश के शिकार हैं। अपने नेतृत्व के बिना देश के बारे में बात करते समय वे सर्वनाश के शब्दों में बोलते हैं। वे अच्छे को उखाड़ रहे हैं, इसे बुरे और खतरनाक से बदल रहे हैं। नेतन्याहू ने इस सप्ताह रूढ़िवादी चैनल 20 टीवी स्टेशन को बताया कि मुझे देश के भाग्य का डर है। इस तरह की भाषा ने तनावपूर्ण दिनों के लिए बना दिया है, क्योंकि नेतन्याहू और उनके वफादार रविवार को एक नई सरकार को कार्यालय लेने से रोकने की कोशिश करने के लिए अंतिम हताश प्रयास करते रहे हैं। उनके विकल्प समाप्त होने के साथ इसने विपक्ष नेता के रूप में नेतन्याहू को पूर्वालोकन भी प्रदान किया है। जिन लोगों ने नेतन्याहू को पिछली चौथाई सदी में इजराइल की राजनीति पर हावी होते देखा है, उनके लिए उनका हालिया व्यवहार परिचित है। वे अक्सर बड़े और छोटे दोनों तरह के खतरों का स्पष्ट शब्दों में वर्णन करता है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को कम करके आंका है और फूट डालो और जीतो की रणनीति का उपयोग करने फले फूले हैं। वे अपने यहूदी विरोधियों को कमज़ोर, आत्मघृणा करने वाले वामपंथियों और अरब राजनेताओं को आतंकवादी हमदर्द के संभावित पांचवें स्तंभ के रूप में चित्रित करते रहे हैं। वे नियमित रूप से खुद को भव्य शब्दों में प्रस्तुत करता है, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो देश की कभी न खत्म होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का नेतृत्व करने में सक्षम है। उनके कार्यालय के तहत पहचान की राजनीति एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। एक गैर पक्षपाती थिंक टैंक इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष योहनान प्लेसनर ने कहा है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने नेतन्याहू की अच्छी सेवा की है। उन्होंने 15 वर्षों से ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने नेतन्याहू की अच्छी सेवा की है। उन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी का नेतृत्व किया। चुनावी जीत की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन्हें किंग बीबी का उपमान दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा फिलिस्तीनियों को रियायतें देने के दबाव का विरोध किया और 2015 में ईरान के साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले परमाणु समझौते के खिलाफ कांग्रेस में भाषण देकर सार्वजनिक रूप से उनकी अवहेलना की। हालांकि नेतन्याहू सौदे को अवरोध करने में असमर्थ थे। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बड़े पैमाने पर काम किए हैं, जिन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, परमाणु समझौते से बाहर हो गए और ब्रोकोरो को इजराइल और 4 अरब देशों के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते में मदद की।
गाजा के उग्रवादी हमास शासकों के साथ 3 संक्षिप्त युद्धों को छोड़कर नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल के लंबे समय से संघर्ष को धीमी गति से उबालते हुए ईरान के खिलाफ एक अत्यधिक सफल छाया युद्ध प्रतीत की। प्लेसनर ने कहा कि आज फिलिस्तीनियों के साथ स्थिति उल्लेखनीय रूप से वैसी है जैसी नेतन्याहू के पदभार संभालने के समय थी। किसी भी दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई विलय नहीं और कोई राजनीतिक सफलता नहीं। लेकिन नेतन्याहू की कुछ रणनीति जब उन्हें परेशान करने के लिए वापस दिख रही है तो नया बिडेन प्रशासन इजरायली नेता के लिए शांत रहा, जबकि नेतन्याहू के ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंधों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े हिस्से के अलग थलग कर दिया था। घर पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके मुकदमों के कारण नेतन्याहू का जादू भी बड़े हिस्से में फैल गया। मीडिया, न्यायपालिका, पुलिस, मध्यवर्गीय, वामपंथी और यहाँ तक कि कट्टर राष्ट्रवादी जो कभी करीबी सहयोगी थे, उन्होंने कथित दुश्मनों की लगातार बढ़ती सूची की आलोचना की। 2019 के बाद से लगातार 4 चुनावों में एक बार अजय नेतन्याहू संसदीय बहुमत हासिल करने में असमर्थ रहे। लगातार 5वें चुनाव की अप्रत्याशित संभावना का सामना करते हुए 8 दलों ने बहुमत वाले गठबंधन को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की, जो रविवार को सत्ता संभालने के लिए तैयार है। इजराइल की राजनीति आमतौर पर डोविश वामपंथी दलों के बीच विभाजित होती है, जो फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत के समझौते की तलाश करते हैं, और धार्मिक और राष्ट्रवादी दलों नेतन्याहू के नेतृत्व में लंबे समय से फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। यदि हाल के चुनावों में से कोई भी संघर्ष पर केंद्रित होता है तो अकेले दक्षिणपंथी दलों ने एक मजबूत स्थिर बहुमत का गठन किया हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि नेतन्याहू के युग का अंत जो है रविवार को समाप्त हो जाएगा। लंबे समय से इजराइल के प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू ने अर्श से फर्श पर आते हुए अब दुनिया देखेगी, क्योंकि जिस तरीके की नफरत का उन्होंने उपयोग किया और उस नफरत में न जाने कितने मासूमों की हत्याएं की, उनका नरसंहार कराया, जिसका खामियाजा आज नेतन्याहू को भुगतना पड़ रहा है। जो विपक्षी दल है जिस तरीके से मोर्चाबंदी की नेतन्याहू के लिए, उस मोर्चेबंदी को देखते हुए अब रविवार को इजराइल को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, और नया प्रधानमंत्री मिलते ही इजराइल को नेतन्याहू के युग का अंत हो जाएगा। और उसी को बचाने के लिए नेतन्याहू जिस तरीके की बयान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहते थे और वहां की आवाम ने और जो प्रशासन है उसने लात मार करके निकाला, उसकी भी तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। और नेतन्याहू इजराइल में ऐसा ही कुछ हथकंडा अपनाने जा रहे हैं, जिसके चलते वो जाते जाते इजराइल को ही आग की आग में झोंक देंगे। आने वाली तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि नेतन्याहू क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, और नेतन्याहू से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।